Good morning, students. I am Preeti Sharma from Adarsh Niketan Senior Secondary School, Chudhuri, your SST teacher. Let's continue our third chapter. What is government? What is government के बारे में हम कल पढ़ रहे थे इसके अंदर, है ना? उसके किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो फंक्शन करती है, अलग-अलग एक्टिविटीज के बारे में हमने देखा। आज हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। लेवल्स ऑफ government. Now that you know that the government is responsible for so many different things, कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारी अलग-अलग चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। Can you think of how it manage to do all this? यानी कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो अलग-अलग वर्क करती है, अलग-अलग फंक्शन करती है और किस तरीके से सारे वर्क्स को मैनेज करती है। द गवर्नमेंट वर्क एट डिफरेंट लेवल। गवर्नमेंट जो है वो अलग-अलग लेवल्स पर काम करती है, ठीक है, जैसे कि लोकल लेवल, एट द लेवल ऑफ स्टेट एंड नेशनल लेवल। तो जो गवर्नमेंट, इसके वर्क को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आता है आपका लोकल लेवल, सेकंड है आपका स्टेट लेवल और थर्ड वर्क जो है वो नेशनल लेवल, ठीक है। इस तरीके से हम गवर्नमेंट के वर्क को डिवाइड कर सकते हैं। The local level means in your village, town or locality. The state level would mean that which cover entire state like Haryana, Assam, and the national level related to the entire country. कि ये जो local level है, इसका मतलब क्या है कि इसमें आपके आ जाएंगे villages, ठीक है। ये जो local level है इसमें आएगा आपका village, town और आपकी कोई लोकेलिटी, कोई भी सोसाइटी हो सकती है, वो सारे आपके इसमें लोकल लेवल। स्टेट मींस किसी पर्टिकुलर स्टेट के बारे में आप बता सकते हैं, जैसे कि आप कोई भी ले सकते हो, गुजरात ले लिया, राजस्थान ले लिया, ठीक है। ये पर्टिकुलर स्टेट के बारे में, स्टेट को कंट्रोल करती है। और नेशनल लेवल किसी कंट्री जैसे कि इंडिया, ठीक है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट के हम लेवल्स को अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। Later in this book you will read about how local level government function, and when you go into next few classes you will learn about how government function at the state and central level, कि हम गवर्नमेंट के अलग-अलग लेवल्स के बारे में डिटेल में आगे हमारी फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब इसके बाद में नीचे आपका ये मैप दिया हुआ है इंडिया का, दिया हुआ है ना इंडिया का मैप, इसमें वो सारे स्टेट्स हैं और उनके साथ साथ उनके कैपिटल नहीं दिए। अब आपको क्या करना है, ज्योग्राफी में तो आपने लिखा ही होगा, साथ ही साथ सिविक्स के अंदर थर्ड चैप्टर के अंदर सबसे पहले आपको इंडिया का ये पॉलिटिकल मैप, जिसमें आप स्टेट विद देयर कैपिटल्स फिल करके लिखोगे और ये मैप आपको अटैच करना है थर्ड चैप्टर, ठीक है। थर्ड चैप्टर के अंदर इंडिया का पॉलिटिकल मैप जो है वो अटैच करोगे। उसके बाद में आपके जितने भी जो स्टेट्स हैं उन सब के नाम लिखोगे और उनके कैपिटल्स लिखोगे, ठीक है। स्टेट कैपिटल्स और उसके साथ साथ यूनियन टेरिटरीज भी आपको लिखनी है, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको 3 चीजें लिखनी, एक तो लिखोगे आप स्टेट्स के बारे में, एक लिखोगे आप कितने स्टेट्स हैं, ठीक है। मैप लगाने के बाद में आप स्टेट्स के नाम लिखोगे और उसके साथ साथ उनके कैपिटल्स लिखोगे। यूनियन टेरिटरीज का नाम लिखो, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं विद देयर कैपिटल, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, जो नेबरिंग कंट्रीज, हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके नाम लिखो,
ठीक है, जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके आप नाम लिखोगे और उसके बाद में पहले आप खुद लिखो, फिर मैं मंडे को आपको ये सारी चीजें बताऊंगी। ये जो सेकंड मैप दिया हुआ है ये है आपका अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में जो आपके अलग स्टेट्स डिवाइडेड है उनके बारे में ये पूरा मैप दिया है। ठीक है, पढ़ने के लिए हमारे पास सिर्फ पॉलिटिकल मैप है ये वाला। ये है आपका पॉलिटिकल मैप जिसको आपको फिल करके अपनी बुक में, नोटबुक में लगाना। नेक्स्ट आ जाओ आप पेज नंबर 31 पर, लॉज एंड द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन अ कंट्री हैज टू फॉलो दिस। कि गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, लॉज बनाती है हमारे लिए, और जो भी इस कंट्री में रह रहा है उन सबको क्या करना, उस लॉज को फॉलो करना होता है। सो दिस इज द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन। यही एक तरीका है जिससे गवर्नमेंट जैसा काम करती है। गवर्नमेंट लॉज बनाती है, लोगों को उसे क्या करना है, फॉलो करना है। सो जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक डिसीजन, जैसे कि गवर्नमेंट के पास क्या है, पावर है किसी भी डिसीजन को लेने का। सिमिलरली इट हैज द पावर टू एनफोर्स इट्स डिसीजन। उसी तरीके से उसके पावर को एनफोर्स करना, एनफोर्समेंट से लोगों तक पहुंचाना, तो उसके लिए भी अलग अलग डिसीजंस लिए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देयर इज अ लॉ दैट सेज दैट ऑल पर्सन ड्राइविंग ए मोटर व्हीकल। एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि जितने भी जो पर्सन है सब क्या कर रहे हैं, मोटर व्हीकल ड्राइविंग करते हैं, गाड़ी चलाते हैं ना सभी लोग। मस्ट हैव ए लाइसेंस, सबके पास क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस कंपलसरी होता है सबके लिए। एनी पर्सन caught ड्राइविंग ए व्हीकल विदाउट ए लाइसेंस, अगर किसी भी पर्सन के पास कोई भी ड्राइविंग कर रहा है और उसके पास अगर उसका लाइसेंस नहीं है, कैन आइदर बी जेल और फाइंड ए लार्ज सम ऑफ मनी, या तो उसको जेल होगी और या फिर उसे कुछ अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करना होगा एज ए फाइन, फाइन के रूप में। Without these laws, the government power to make decision is not of much use. अगर गवर्नमेंट जो है अगर रूल्स नहीं बनाएगी, जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया था कि रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होंगे तो क्या कोई किसी की सुनेगा, सब अपनी मनमर्जी करेंगे, है ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, डिसीजंस लेती है और अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है। In addition to any action that government can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed. कि इसके साथ साथ गवर्नमेंट क्या करती है, उस उन चीजों के ऊपर भी एक्शन लेती है कि अगर कोई लॉज को फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया लाइसेंस का, किसी के पास लाइसेंस नहीं है या कोई सीट बेल्ट नहीं लगा रहा है, कोई हेलमेट नहीं यूज किया है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, या तो उसे पनिशमेंट मिलेगा और या फिर उसे कुछ अमाउंट ऑफ रुपीस फाइन के रूप में जमा कराना होगा, है ना, डिपॉजिट करना होगा। तो इस तरीके से एक्शन जो है वो लेती है। अगर कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके लिए एक्शन भी लिया जाता है। If a person feels, for example, that they were not hired for a job because of their religion or caste, he or she may approach the court and claim that the law is not being followed. कि अगर किसी भी पर्सन को अगर ये कह दे, जैसे कि हमने पिछला जो चैप्टर था हमने उसमें क्या देखा था कि जो पर्सन है वो दलित वर्ग से, माहर जाति से बिलोंग करते थे, इसलिए कोई भी रिक्शा वाला उन्हें बिठाना नहीं चाहता था अपनी गाड़ी के अंदर, किसी भी पर्सन को ले जाना नहीं चाहता था जो कि दलित वर्ग से बिलोंग करते थे, जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। उसी तरीके से अगर किसी कास्ट और रिलीजन के बेस पर अगर किसी को जॉब नहीं मिल रही है कि आप लोअर कास्ट के हो, आपको ये जॉब नहीं दी जाती, तो उस बेस पर वो पर्सन क्या कर सकता है, कोर्ट में केस कर सकता है। ठीक है, सो द कोर्ट क्लेम कर सकता है और इसके लिए लॉज बनाए गए हैं एंड द कोर्ट कैन देन गिव ऑर्डर अबाउट व्हाट शुड बी डन, और उसके बाद में फिर कोर्ट ऑर्डर देगी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मीन्स रूल्स और रेगुलेशंस हर चीज के लिए बनाए गए हैं और हर पर्सन के लिए बनाए गए। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। Who gives the government this power to make decision and enforce law? गवर्नमेंट को ये पावर कौन देता है कि आपको डिसीजन लेना है और लॉज बनाने हैं? तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट देयर इज इन द कंट्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि वो उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट जो है वो कौन से टाइप की, मीन्स अलग अलग लेवल है। हमने देखा लोकल, स्टेट, नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट डिवाइडेड है, इसकी अलग अलग लेवल्स हैं।
तो उस बेस पर गवर्नमेंट जो है वो कौन से टाइप का है जिसके बेस पर उसे लॉज बनाना है या नहीं बनाना है उसको डिसाइड करना है। सो इन ए डेमोक्रेसी इट इज द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। वो लोग ही हैं, हम पर्सन ही हैं जो कि गवर्नमेंट को ये पावर देते हैं कि वो लॉज बनाए। They do this through election in which they vote for particular person and elect। इसलिए कब किया जाता है? इलेक्शन के टाइम पे हम उस पर्सन को वोट देते हैं ना जो हमारे लिए काम करते हैं, जो हमारे वेलफेयर के लिए सोचते हैं, हम उसी पर्सन को वोट करते हैं। अगर वो मान लो 5 साल में कोई काम नहीं कर रहा तो हम नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं? हम तुम्हें वोट नहीं देंगे, तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया था, अब हम दूसरे पर्सन को वोट देंगे। ऐसा ही करते हैं ना। तो पर्सन जो पर्टिकुलर पीपल है, इंडिविजुअल पर्सन है, वही लोग गवर्नमेंट को ये पावर देते हैं कि वो लॉज बनाए। एंड दे डू दिस थ्रू इलेक्शन in which they vote for a particular person and elected. Once elected, these person form the government। एक बार इलेक्शन हो गया उसके बाद में उनसे ही क्या बनती? गवर्नमेंट बनेगी। In a democracy, the government has to explain its action and defend its decision to the people। और गवर्नमेंट डेमोक्रेसी के अंदर क्या करती है? गवर्नमेंट जो है वो अपने अकॉर्डिंग, लोगों की इच्छा के अनुसार, लोगों की चॉइस के अकॉर्डिंग काम करती है, उनके अकॉर्डिंग ही लॉज को बनाया जाता है और उसे फॉलो किया जाता है। अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोनार्की। दूसरा फॉर्म कौन सा है गवर्नमेंट का? मोनार्की। एक तो कौन सा था? डेमोक्रेसी, और दूसरा कौन सा है? मोनार्की। डेमोक्रेसी के अंदर हम क्या करते हैं? खुद इलेक्ट करते हैं बस, है ना। डेमोक्रेसी में क्या होता है? हम इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है इसके 2 टाइप्स, एक तो हो गया आपका डेमोक्रेसी और दूसरा हो गया आपका मोनार्की। ठीक है। डेमोक्रेसी के अंदर हम लोग इलेक्शन के द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट बनती है। और मोनार्की सिस्टम जो है उसके अंदर क्या होता है? किंग होता है, किंग रूल करता है। किंग जो होता है वो कोई इलेक्टेड पर्सन नहीं होता, उसको कोई पर्सन इलेक्ट नहीं करता, बल्कि वो अपनी इच्छा से, जैसे राजा जो होता है उसके बेटे को राजा बनाया जाता है, फिर उसके बेटे को राजा बनाया जाता है। इस तरीके से ये सिस्टम जो था वो चलता था। द मोनार्की किंग और क्वीन। मोनार्क कौन हो सकता है? किंग भी हो सकता है, क्वीन भी हो सकती है। हैज द पावर टू मेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट। तो किंग के पास ये पावर होता है कि वो गवर्नमेंट चलाती है और डिसीजंस लेती है। The monarchy may have a small group of people to discuss matter। मोनार्की के पास क्या होता है? बहुत बड़ी पूरा राज्य तो होता नहीं है, पूरी कंट्री तो होती नहीं है, उसके पास तो पर्टिकुलर एक स्टेट होता है, उस स्टेट का वो किंग होता है। और उसके अंदर उसके पास डिस्कस करने के लिए जो लोग होते हैं वो कितने होते हैं? बहुत कम होते हैं, है ना। तो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं वो उनके पास होते हैं डिस्कस करने के लिए, किसी भी डिसीजन को लेना या किसी भी मैटर के ऊपर डिस्कस करने के लिए। बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन्स विद द मोनार्क। लेकिन जो फाइनल डिसीजन है वो कौन लेता है? किंग लेता है या क्वीन लेगी, है ना। डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि जो भी डिसीजन होता है वो पीपल्स की चॉइस के अकॉर्डिंग होता है, इलेक्शन होते हैं वो उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग होता है। जो भी डिसीजन होगा वो लोगों के जो मेजोरिटी है उसके बेस पर उस चीज को डिसाइड किया जाता है, यानी कि जितने लोग सहमत है इस बात से। कोई भी टॉपिक है, मान लो जैसे कोई नियम बनाना है, कोई नया कानून बनाना है, तो उसमें कितने लोग जो है वो एग्री है, वो फिर क्या करते हैं? रूल्स को बनाते हैं, है ना। लेकिन मोनार्की सिस्टम में क्या होता है? किंग जैसा चाहेगा वैसा ही होगा, उसकी इच्छा के अनुसार। तो फाइनल डिसीजन जो है वो किसके हाथ में होती है? किंग के हाथ में। Unlike in a democracy, kings and queens do not have to explain their action or defend the decision they do। कि गवर्नमेंट में तो क्या है, डेमोक्रेसी में तो क्या होता है कि गवर्नमेंट कोई भी काम कर रही है तो उस चीज का जवाब देना होता है उसे लोगों को। लेकिन किंग जो होते हैं उन लोगों को कोई भी सवाल नहीं किया जाता, उनकी जैसी इच्छा हो वो वैसा रूल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कि अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। इंडिया क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। दिस अचीवमेंट इज द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल। ये जो डेमोक्रेसी है ये किससे आई है? जो यहाँ पर अलग अलग जो नेशनलिस्ट थे उन लोगों के स्ट्रगल से। कितना यहाँ स्ट्रगल किया गया, ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन किए गए, युद्ध वगैरह किए गए, जिसके कारण ये आजादी हमें
मिली। There are other places in the world where people have also struggled to have democracy. बहुत सी ऐसी places हैं जहां पर democracy के लिए लोग आज भी लड़ रहे हैं. So you now know that the main feature of a democracy is that the people have the power to elect their. Democracy means कि लोगों के पास क्या है, ये power है कि वो अपने leader को elect कर सके. So in a sense, a democracy is ruled by the people. Means democracy का मतलब क्या है, लोग ही उसे चला रहे, उस गवर्नमेंट को लोगों के द्वारा ही चलाया जाता है. The basic idea is that people rule themselves by participating in the making of these rules. ये इसका जो कंक्लूजन है वो क्या निकलता है डेमोक्रेसी का, कि जो रूल्स है, जो रेगुलेशंस है, हर चीज के अंदर जो पीपल हैं, जो इंडिविजुअल पर्सन है, वो डायरेक्ट अदरवाइज इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं गवर्नमेंट के साथ. Democratic government in our times are usually referred to as representative democracy. In representative democracies, people do not participate directly, but instead choose their representative through an election process. कि जो इलेक्शन प्रोसेस होता है, मान लो कोई भी मैटर है, उसके लिए सारे पर्सन एक साथ पूरी कंट्री के एक जगह प्रेजेंट होकर किसी भी टॉपिक के ऊपर क्या डिस्कस किया जा सकता है? पॉसिबल है? नहीं, नहीं है ना. तो इसके लिए क्या किया जाता है, हर पर्टिकुलर स्टेट से, हर रीजन से, हर एरिया से एक पर्सन को इलेक्ट किया जाता है एज ए रिप्रेजेंटेटिव. वो भी वोटिंग सिस्टम के द्वारा, इलेक्शन के द्वारा वो नॉमिनेट होता है. और इलेक्शन प्रोसेस से जब वो इलेक्ट होगा तो वो रिप्रेजेंटेटिव कितने लोगों के बिहाफ पर काम करेगा? करेगा ना. कितने भी लोग हैं उन सब की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कौन करेगा? वो करेगा. कि गवर्नमेंट से बात करनी है, किसी भी लीडर से बात करनी है, कहीं पर भी जाना है तो वो पर्सन जाएगा, एक पर्सन बात करेगा. जैसा कि मैंने कल आपको एग्जांपल में भी बताया था कि क्लास में सपोज आप लोग 20-25 स्टूडेंट्स हैं, उन सबको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो सारे बच्चे थोड़ी जाएंगे टीचर से बात करने के लिए. वन मॉनिटर होता है, अपॉइंट होता है, जो कि आपका लीडर होगा, जो रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करता है, और वही पर्सन फिर क्या करेगा, आपके हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वो करता है ना. इसी तरीके से गवर्नमेंट जो है वो काम करती है. So these representative meet and make decision for the entire population. जितनी भी population है उन सब के लिए one representative ही काफी है. These days a government cannot call itself democratic unless it allows what it is as universal adult franchise. की गवर्नमेंट जो है उसको अब हम किस नाम से जान सकते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. दिस मीन्स दैट ऑल एडल्ट इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट. यानी कि जो भी 18 साल से ऊपर हैं उन सभी को वोट करने का राइट है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का राइट है. वो इसमें आते हैं, इसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. ठीक है. But it was not always like this. Can you believe that there was a time when government did not allow women and the poor to participate in election? यानी कि एक समय ऐसा भी था जब वुमेन्स या फिर जो बच्चे होते थे उन लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जाता था. सिर्फ कौन लोग पार्टिसिपेट करते थे? रिच पर्सन पार्टिसिपेट करते थे, और रिच पर्सन में भी सिर्फ मैन पार्टिसिपेट करते थे इलेक्शन प्रोसेस. So in their earliest form, government allowed only men who owned property. और सिर्फ उन्हीं पर्सन्स को वोट करने का अधिकार था जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, और या फिर जो एजुकेटेड होते थे उनको वोट करने का अधिकार था. This means that women, the poor, the propertyless and the uneducated were not allowed to vote. यानी कि जो गरीब हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, और या फिर जो एजुकेटेड नहीं है, उन लोगों को वोट करने का अधिकार नहीं था. The country was governed by the rules and regulations that these few men. कंट्री जो थी वो पूरा देश जो था वो उन्हीं पर्सन से चलाया जाता था जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, जो एजुकेटेड होते थे, और फिर जिनके पास प्रॉपर्टी एजुकेशन होती थी, उन्हीं लोगों के पास ये पावर होता था कि वो रूल्स और रेगुलेशंस को बनाए. In India, before independence, only a small minority was allowed to vote. Independence से पहले कुछ ही लोगों को वोट करने का अधिकार था. And therefore they came together to determine the fate of the majority. और तो जब वो कुछ ही लोगों को जो वोट करने का अधिकार था, वो लोग क्या करते थे? मेजोरिटी के साथ अपना काम करते थे.
Several people, including गांधी जी, were shocked at the unfairness of these practices. यानी कि उस टाइम पर जितने भी लोग जो स्ट्रगल कर रहे थे, उनमें से एक गांधी जी थे, जिन्होंने ये सारी प्रैक्टिसेस देखी और देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए कि उन्हें ये सारी चीजें क्या लग रही थी, अनफेयर लग रही थी, कि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था ये देखकर कि जो कुछ लोग ही सिर्फ जो है वो गवर्नमेंट चला रहे हैं, बाकी लोग तो क्या हो रहे हैं, डोमिनेट हो रहे हैं. And unfairness of this practice and demanded that all adults have the right to vote. This is known as universal adult franchise. यानी कि फिर उन लोगों ने डिमांड की कि जो भी 18 साल से ऊपर है उन सबको वोट करने का राइट दिया जाए, और जिसको वोट करने का अधिकार है उसे ही क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है. राइटिंग इन द जर्नल यंग इंडिया इन 1931, यानी कि अपनी एक एडिशन के अंदर 1931 में गांधी जी ने कहा, उनकी जो बुक थी क्या नाम था उसका, यंग इंडिया, उन्होंने उसमें कहा, आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया दैट ए मैन हु हैज गॉट वेल्थ शुड हैव द वोट. यानी कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये आइडिया जो है वो कैसे आया कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास प्रॉपर्टी है, वो तो वोट कर सकता है, but that a man who has got character but no wealth or literacy should have no vote. लेकिन वो पर्सन जिसके पास एक अच्छा कैरेक्टर है, अच्छा चरित्र है, लेकिन उसके पास एजुकेशन नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसको वोट करने का अधिकार नहीं है. और that a man who works honesty by a sweat of his brow day in and day out should not have the vote for the crime of being a poor man. यानी कि वो गरीब आदमी इसलिए वोट नहीं कर सकता क्योंकि वो गरीब है, और जो कि पूरे दिन पसीने में काम करता है, दिन रात मेहनत करता है, उस पर्सन को वोट करने का अधिकार नहीं है. ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो उन्होंने इसके लिए स्ट्रगल किया और उसके बाद में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो हमारे सामने आया. ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी. इसके साथ साथ आपको क्या करना है, पेज नंबर 34 पे देखो, ऊपर ही ऊपर जो ये बॉक्स दिया हुआ है, सबसे ऊपर वाला बॉक्स, हाँ, जिसके अंदर लिखा हुआ है नेम्स ऑफ द नेबर्स ऑफ इंडिया, इसको आप टिक कर लो. ये आपको करना है जो मैंने अभी आपको बताया है. फिर नेम्स ऑफ योर स्टेट और यूनियन टेरिटरी एंड इट्स नेबर, इसमें आपको अपने स्टेट का नाम बताना है और आपका नेबर कौन है, आपके स्टेट का नेबर कौन है वो बताना है. फिर नेक्स्ट है आपका नेम ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हो और आपके डिस्ट्रिक्ट के पास में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है वो बताना है आपको. ठीक है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है और आपके डिस्ट्रिक्ट के पास में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, ये आपको राजस्थान के मैप में देख लेना आप उसमें. फिर है रूट्स फ्रॉम योर डिस्ट्रिक्ट टू द नेशनल कैपिटल, इसको आप छोड़. ठीक है, ये ऊपर के 3 पॉइंट्स जो है ये आपको करने हैं. इस चैप्टर से रिलेटेड आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है, और कुछ है तो आप पूछ सकते हैं. इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आपका जो है वो सेकेंड यूनिट टेस्ट होने वाला है, जिसके अंदर फर्स्ट यूनिट टेस्ट आपका हो चुका है ना. तो सेकेंड यूनिट टेस्ट के अंदर आपको मैंने ज्योग्राफी में फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर दिया था. फर्स्ट टेस्ट के अंदर फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर दिया था ना. अब आपको जियो का थर्ड चैप्टर रिवाइज करना है फॉर द सेकेंड यूनिट. जियो का चैप्टर नंबर 3 रिवाइज करना है, और उसके साथ साथ सिविक्स का चैप्टर 1. ठीक है, ये आपके सेकेंड यूनिट टेस्ट का सिलेबस है, जो कि 2 चैप्टर मैंने दिए हैं, और इसके अंदर वही सेम प्रोसेस है. 10 क्वेश्चन जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, जो कि फॉर्म ऐप पे आप करते आ रहे हो, और 5 क्वेश्चंस जो कि डिस्क्रिप्टिव है, जो आपको अपनी नोटबुक में करके उसकी फोटो क्लिक करनी है पहले तो, और सभी टेस्ट कंप्लीट होने के बाद में आपको वो नोटबुक यहाँ सबमिट करनी है. ठीक है, नोटबुक उसी नोटबुक में टेस्ट देना है जिसमें आपने फर्स्ट टेस्ट दिया है, उसी नोटबुक में ही आपको उसको सबमिट करना है. जिन्होंने अपनी फेयर नोटबुक में दिया है टेस्ट, वो फेयर नोटबुक में ही दे सकते हैं, और जिन्होंने टेस्ट कॉपी बनाई है वो टेस्ट कॉपी में अपना टेस्ट जो है वो सबमिट करेंगे लास्ट. आपका जो लास्ट सब्जेक्ट का जो टेस्ट रहेगा उस दिन आपको उसे सबमिट करना है. ठीक है.